अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। फेज़ इक्विलिब्रियम चैप्टर पर आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम कंपोनेंट पर डिस्कशन करेंगे कि कंपोनेंट क्या होता है और हम किस तरह बता सकते हैं कि जो हमारा गिवन सिस्टम है वो कितने कंपोनेंट सिस्टम है, यानी कि वो 1 कंपोनेंट सिस्टम पर मुश्तमिल है या 2 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। मगर अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करना चाहूँ कि लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था। लेक्चर 1 में हमने एक बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था, वो था फ़ेज़ के बारे में कि फ़ेज़ क्या है, फ़ेज़ को हम किस तरह कितने तरीक़ों से कितने सिनेरियोज़ में फ़ाइंड कर सकते हैं। वो थे हमारे 10 तरीक़ेकार। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो फेज़ इक्विलिब्रिया है ना, इसकी 3 बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। अगर इनको आप लेकर चलेंगे तो आप फेज़ इक्विलिब्रिया को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और जो फर्दर हायर लेवल की बातें होंगी, जैसे हम वाटर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, लेड सिल्वर सल्फ़र सिस्टम, ठीक है, इनको जब वाटर सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो फिर आपको मसाइल होंगे अगर आप इनको लेकर साथ नहीं चलेंगे। तो फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा फेज़, ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उसको देखें, तब जाकर आपको यहाँ कंपोनेंट की समझ आएगी। फिर कंपोनेंट के बाद हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा वो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये 3 लेक्चर बहुत ही बेसिक लेक्चर्स हैं, इनको कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन कर लेते हैं कि कंपोनेंट हमारे पास क्या है। सो कंपोनेंट इज़ द मिनिमम नंबर, वो नंबर है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो कि ज़रूरी है, सफिशिएंट है फॉर डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ ऑल फेजेस ऑफ सिस्टम। मतलब एक हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, मतलब एक हमारे पास समझ लें, एक हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें हमारे पास NaCl भी है, ठीक है, हमारे पास उसमें वाटर भी है, ठीक है, और उसमें हमारे पास सल्फ़र भी है। तो इस होल सिस्टम को इसकी होल सिस्टम की कंपोजिशन को बताने के लिए कि इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, और उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के कौन कौन से फेजेस पाए जा सकते हैं, ठीक है, और उन फेजेस के जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पाया जाता है, ठीक है, उन सब को बताने के लिए ए मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताना जो ज़रूरी है। वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कि अगर उनके बारे में बता देंगे तो होल सिस्टम की हमें इंफॉर्मेशन, यानी कि एक तरह का स्कैन हो जाएगा हमारे पास उस सिस्टम का, तो वो हमारे पास कहलाता है कंपोनेंट। सो इसको कंपोनेंट्स को फार्मूला के तौर पर हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है तो उसके कंपोनेंट्स कितने हैं, यानी कि वो कितने कंपोनेंट्स वाला सिस्टम है, वो हम इस फार्मूले के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। वो फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि उसमें कितने हमारे पास फेजेस पाए जाते हैं, ठीक है। फेजेस के बाद उसमें से माइनस करना है आपने ई को। ई है हमारे पास रिलेशन बिटवीन फेजेस। अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा कि यार ये कैसा फार्मूला है, तो अब जब हम इनको एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास कंपोनेंट फाइंड करने हैं वो है हमें एग्जाम्पल गिवन इस वाटर की। एक वाटर है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, एक हमारे पास है लिक्विड फॉर्म में, और एक वाटर की हमारे पास फॉर्म है गैस फेज़। यानी कि यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जहाँ जिस स्टूडेंट ने फेज़ की वो जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आपने स्टडी किया हुआ है, तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास जो फेज़ है P आएगा वो होगा 3, ठीक है, और यहाँ पर ये सॉलिड लिक्विड गैस ये तीनों इक्विलिब्रियम में है। मतलब यानी कि यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा हुआ होगा कि हमारे पास जो वाटर है उसका एक क्यूब भी पड़ा होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक वाटर का क्यूब भी पड़ा होगा, यहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्म में भी पड़ा होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म, और वाटर के वेपर्स भी पड़े होंगे, और ये इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। ये तमाम फेजेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि 3 फेजेस इक्विलिब्रियम में पाए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली फार्मूला पुट करना है कि कंपोनेंट इज इक्वल टू कंपोनेंट, यानी कि C इज इक्वल टू n है हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब नंबर ऑफ फेजेस। तो हमारे पास 3 फेजेस हैं, माइनस ई है हमारे पास रिलेशन बिटवीन फेजेस। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन फाइंड करने का ये तरीका है, देखें सॉलिड का लिक्विड के साथ रिलेशन है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, या लिक्विड गैस के साथ इक्विलिब्रियम है, तो हमारे पास रिलेशन यहाँ पर 2 है। तो
वैल्यूज़ पुट करें अगर 3 - 2 तो ये हमारे पास आता है 1। अच्छा, 1 आने का मकसद यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 1 आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम लेना है और हमें पता चल जाएगा कि जो होल सिस्टम है हमारे पास, ये सिस्टम जो है, ठीक है, इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं और उनकी कंपोजिशनल फेजेस की जो कंपोजिशन है वो क्या है। तो हम यहाँ पर सीधा सिर्फ अगर यहाँ पर ये कह दें कि वाटर, तो मोर देन इनफ हो जाएगा कि वाटर हमें पता है सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होगा, गैस फॉर्म में भी होगा और वो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। उम्मीद करता हूँ अब तक आपको कंपोनेंट की जो एग्जांपल्स और डिफाइंस थोड़ा थोड़ा जहन में बैठना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करना चाहें वो है हमारे पास सल्फ़र की और सक्रोज की। देखें कि सल्फ़र, वैसे तो हम देखें कि सल्फ़र ओवरऑल ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, सॉरी सल्फर, ये चारों सल्फर हैं। मगर देखें सल्फर यहाँ पर सॉलिड फेज में है, यहाँ पर भी सॉलिड फेज में है, मगर यहाँ पर आपने मिस्टेक नहीं करनी कि ये एक ही फेज, इन्हें आप काउंट कर लें। यहाँ पर ये रोम्बिक फेज में है, मोनोक्लिनिक फेज में है, ठीक है। ये दोनों सॉलिड्स तो हैं मगर डिफरेंट फेजेस हैं, सॉलिड्स की भी आगे दो फेजेस की टाइप्स हैं। उसके बाद सल्फर लिक्विड फॉर्म में है और हमारे पास वेपर फॉर्म में है। अब आपने सिंपल वही फार्मूला पुट करना है, C = N - E। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपने जब काउंट करना है तो वो आपके पास आएंगे 4 माइनस, अब इनका जो रिलेशन है वो देखें कि इनमें रिलेशन क्या हो सकता है। देखें सॉलिड, इस रोम्बिक जो सॉलिड है वो मोनोक्लिनिक के साथ इक्विलिब्रियम में हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। मोनोक्लिनिक जो सॉलिड है वो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिक उनकी कंडीशन है किसी भी चीज़ के फेज होने की कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में तमाम पार्ट्स एक दूसरे के साथ होने चाहिए। तो ये भी इसके साथ इक्विलिब्रियम में का, तो यहाँ पर 1 2 3 हमारे पास ई आ जाएंगे, यानी कि रिलेशन बिटवीन फेज आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास 1 कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास सल्फ़र है, तो सल्फ़र है तो वो चारों टाइप में होगा, रोम्बिक भी होगा, मोनोक्लिनिक भी होगा, लिक्विड भी होगा और वेपर्स भी होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सक्रोज सॉल्यूशन। अच्छा, सक्रोज सॉल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा केस नहीं होता, ठीक है। आप एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, आप एक कंटेनर लेते हैं, उसमें वाटर होता है पहले, ठीक है। वाटर में आप ऐड कर देते हैं शुगर, यहाँ पर आपने शुगर ऐड किया। अच्छा, शुगर ऐड किया, ये शुगर प्लस वाटर, ठीक है। शुगर प्लस वाटर, देखें शुगर आती रहेगी, वो डिज़ोल्व होती रहेगी वाटर में, तो वो एक होमोजीनियस फेज़ बना देंगे और हमारे पास फेज़ होगा 1। ये बिफोर द सैचुरेशन होगा। मगर जब सैचुरेशन के बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर ये एक हमारे पास शुगर सॉलिड फॉर्म में नीचे जमा होना शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको डिटेल में पहले फेज़ वाले कंसेप्ट में बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि आप प्रीवियस लेक्चर जाके पहले देख लें। तो वो यहाँ पर ये सॉलिड कम्युलेटिव हो जाना जाएगा और यहाँ पर एक इसका जो होमोजीनियस शुगर प्लस, इसे हम कहते हैं सक्रोज वाला होमोजीनियस फेज होगा। तो बेसिकली यहाँ हमारे पास 2 फेजेस होंगे, ठीक है। तो हमने C किस तरह फाइंड करना है, ठीक है, तो वो हमारे पास होगा N - E और ये होगा 2 - 2, क्योंकि 2 फेजेस हैं हमारे पास, एक होमोजीनियस फेज और ये एक इनका इसका सॉलिड फेज जो शुगर सैचुरेशन के बाद जमा हो जाएगी। तो इसके हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे हमारे पास 2 और एक इसका ये हो जाएगा फेज़। तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि ये सुपर सैचुरेशन से पहले का एक फेज़ ही होगा ना, यानी कि ये होमोजीनियस फेज़ होगा। तो ये भी हमारे पास 1 कंपोनेंट सिस्टम होगा। हम बता देंगे, सॉरी, ये इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगी सक्रोज, एक हो जाएगी शुगर और एक हो जाएगी वाटर, तो 3। और फेजेस होंगे इसके एक, जब होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो इसमें 2। तो हमें बताना होगा कि सिर्फ हमें ये बताने से नहीं चलेगा कि जी शुगर है, नहीं, शुगर में ये भी बताना होगा, शुगर प्लस वाटर बताना होगा, या फिर आपको बताना होगा सक्रोज बताएंगे और वाटर बताएंगे तो आपको पता होगा जी इसमें शुगर भी आएगी। तो ये है 2 कंपोनेंट सिस्टम। इसके बाद एक ये तो थे हमारे फिजिकल, ठीक है, फिजिकल सेपरेशंस थी, फिजिकल मेथड्स थे। अगर यहाँ पर H2O की जगह पर एक यहाँ आइन आ जाए, K+ कैटाइन आ जाए, एनाइन आ जाए, तो फिर आप किस तरह बताएंगे ये कितने कंपोनेंट सिस्टम हैं, इसमें ये सिस्टम कितने कंपोनेंट्स वाला है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आयंस को डिस्कस करने से पहले हम
वो देख लेते हैं जिनमें एक्टिव केमिकल रिएक्शंस हो रहे हों सिस्टम्स, वो सिस्टम्स जिनमें एक्टिव केमिकल रिएक्शंस भी पाए जाएं, तो उनमें हम किस तरह कंपोनेंट्स सी फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला वही होगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एन माइनस ये एन होगा एन माइनस ई, फार्मूला बिल्कुल वही होगा, रिलेशन बिटवीन यानी कि फेजेस और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो यहाँ पर देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास सॉलिड होता है, वो डिसोसिएट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 हमारे पास फिर एक गैस है। अब देखें कि इसमें फेजेस कितने हैं, एक ये हुआ, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो क्या इसका मतलब यहाँ पर दो फेजेस हैं? नहीं, ये फेज़ वाले जो मैंने लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप इसकी बात करते हैं, एक कंटेनर में लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, जैसे ही ये डिसोसिएट शुरू करना होती है तो यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अपर पार्ट पर आकर जमा होती है, तो ये होती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये और ये दोनों हैं तो गैसेस, ये भी गैस है, ये भी गैस है, मगर हैं ये सेपरेट, ठीक है, तो ये होमोजेनाइज मिक्सचर नहीं बनाएंगे, ये हीट्रोजेनस मिक्सचर होगा, तो ये भी एक फेज़ है, ये भी एक फेज़ होगा, ठीक है, और ये एक सॉलिड फेज़ है तो ये भी फेज़ होगा। तो इसमें से हमारे पास फेज़ कितने होंगे? 3 होंगे। तो जब अब फेज़ हमारे पास 3 हैं तो हम कंपोनेंट सिस्टम में हम इस तरह फाइंड करेंगे n माइनस ई, तो हमारे पास n क्या होगा, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास होंगे 3 माइनस, तो इनमें रिलेशन क्या है, सिर्फ सॉलिड का गैस के साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं, तो इसमें हम कहेंगे 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो ये भी हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट 2 कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आती है अमोनियम क्लोराइड, डिसोसिएट हो रहा है अमोनिया और HCl में। अच्छा, अब ये केस इस केस के ऑपोजिट है, ठीक है, अब ये केस इसके केस के ऑपोजिट किस तरह है कि हम अगर लेते हैं एक बीकर में अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड आ गया हमारे पास, इसको भी हमने हीट किया था, इसको भी हम हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो ये एक तो अमोनिया में गैस निकलनी शुरू होगी NH3, और एक निकलनी शुरू होगी इसमें Cl, ठीक है, HCl, तो ये दोनों गैसेस ऊपर जाकर होमोजेनाइज मिक्सचर बना देंगी। तो इसमें हमारे पास जब डिसोसिएट होगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट जब डिसोसिएट हो रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चला जाएगा, तो ये होमोजेनाइज मिक्सचर नहीं बना पाएंगे, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो ई आएगा वो बेसिकली क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिलेशन एक ये हो गया, दूसरा रिलेशन इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपोनेंट्स आएंगे वो 2 आएंगे। तो बेसिकली हमें ये बताना होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट है तो और कैल्शियम ऑक्साइड है, तो हमें पता चल जाएगा जी कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी ही होगी, या हम कह लेंगे कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है, तो हमें पता चल जाएगा इनकी कंपोजिशन से कैल्शियम कार्बोनेट बना होगा, तो इसका ये होगा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का 2 कंपोनेंट सिस्टम। इसके बाद अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की, अमोनियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होता है तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग हैपनिंग ये होती है कि ये दोनों गैसेज ऊपर जाती हैं, ठीक है, तो ऊपर जाती हैं और ये होमोजेनाइज मिक्सचर बना लेती हैं, तो एक फेज़ ये होता है हमारे पास और एक फेज़ ये होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास बेसिकली 2 फेज़ सिस्टम होता है यहाँ पर, यानी कि P हमारे पास 2 होता है, और जब हम कंपोनेंट की कैलकुलेशन करना चाह रहे होते हैं तो हमारे पास फार्मूला है n-e। कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास बेसिकली कितने आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स वही हमारे पास हैं 3, तो 3 माइनस, अच्छा यहाँ पर जो रिलेशन है आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी इक्विलिब्रियम 1 है, ये भी इक्विलिब्रियम 1 है, यानी कि रिलेशन तो 1 बनना चाहिए, मगर यहाँ पर रिलेशन ये है, एक जो इंटरेस्टिंग हैपनिंग है ये है कि प्रेशर जो है NH3 का वो और प्रेशर जो है HCl का ये सेम होता है, तो एक रिलेशन ये भी बन जाएगा, जिसकी वजह से E हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 कंपोनेंट सिस्टम। हमें बताना होगा जी अमोनियम क्लोराइड है तो वो डिसोसिएट होकर अमोनिया बनाएगा, ठीक है, क्योंकि रिलेशन है, अगर हमें अमोनिया का पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास HCl भी है क्योंकि उसका प्रेशर सेम है, तो इस तरह हमें एक ही बताना होगा कंपोनेंट इनमें से, तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूएंट बताना होगा, तो ये हमारे पास 1 कंपोनेंट सिस्टम होगा।
उसके बाद अगर हम बात करें अगेन वाटर की, ठीक है, वाटर हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाटर सिस्टम वाला। वाटर अगर हम बात करें यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पर, तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट पर हमारे पास वाटर के दो फेजेस ही हो सकते हैं। एक फेज हो सकता है हमारे पास लिक्विड फेज, एक हो सकता है हमारे पास गैस फेज। तो हमारे पास यहाँ पर आ गए दो फेज, ठीक है, वाटर के। तो एक फेज हमारे पास, अब जब हम इसके कंपोनेंट्स फाइंड करना चाहेंगे तो हमारे पास फार्मूला है n-e। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास क्या हुए, दो, और रिलेशन क्या हुआ, एक, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म गैस फॉर्म से इक्विलिब्रियम में है। तो हमारे पास जो कंपोनेंट आ जाएगा 1। तो ये 1 कंपोनेंट सिस्टम होगा। हमें सिर्फ यही बताना है कि वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट, तो हमें पता चल जाएगा कि गैस फेज में भी है, वो लिक्विड फेज में भी है, और हमारे पूरे कंपोनेंट की जो कंपोजिशन है फेजेस की वो हमें पता चल जाएगी। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एक और इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक क्लियर करने की कोशिश की। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अप्रिशिएट करते हुए लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर होगा, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।